समाज के विकास में कंट्रीब्यूशन के लिए सभी सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ कर गुजरते हैं। और यकीन कीजिए, कई बार छोटी सी पहल भी एक बड़ा बदलाव लाती है। बिहार के मुजफ्फरपुर का एक लड़का जिसने खुद बड़े स्ट्रगल से अपनी पढ़ाई की, वो समाज के उन बच्चों को पढ़ाने के मिशन में जुटा है जो शमशान घाट के आसपास रहते हैं। ये बच्चे पढ़े, इनका भविष्य बेहतर हो, इसके लिए सुमित ने जज बनने का अपना सपना तक कुर्बान कर दिया। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाय, जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। देश की हर बाला देवी प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम बने, ये सपना तभी साकार हो सकता है जब हर एक बच्चे को शिक्षा मिले। वैसे तो गरीब तबके के बच्चों के लिए स्कूल मौजूद है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां रहने वाले बच्चे ना तो स्कूल जा पाते हैं और न हालात की वजह से पढ़ाई में उनकी कोई रुचि है। शमशान घाट से जुड़े लोगों के बच्चे आमतौर पर पढ़ाई लिखाई से दूर ही रहते हैं, लेकिन क्यों? शिक्षा तो इनके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के जरिए इनके जीवन में मूलभूत बदलाव आ सकता है। यही सोचकर मुजफ्फरपुर के 3 दोस्तों ने शमशान घाट में शिक्षा की अलख जगाने का फैसला किया और सुमित की अगुवाई में पिछले करीब 5 वर्षों से ये सिलसिला जारी है। जब हम 2017 में आए थे मुक्तिधाम अपने मित्र के दादाजी के पार्थिव शरीर लेकर, तो कुछ ऐसे बच्चे थे, क्योंकि सब उस समय तो दुखी का माहौल होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो पार्थिव शरीर से फल पैसे उठाकर प्रसन्नित हो रहे थे। तो मन थोड़ा सा ये हुआ कि भाई एक तो हम लोग शोकाकुल में और ये बच्चे यहीं उठाकर फिर हंसते हैं। तो अंत्येष्टि के बाद उसके बाद हम 2-3 घंटा जो समय लगते हैं, उस दौरान इन बच्चों से जब बात हुई तो कुछ बच्चे से हम बुलाकर पूछे कि क्या करते हो, तो बच्चे बोले कि सर हम लोग मसान में रहते हैं। तो हमने फिर पूछा कि पढ़ते नहीं हो क्या? नहीं सर, पढ़ लिख कर क्या होगा। बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्योंकि इस समय में बच्चे यह बोले कि पढ़ लिख कर क्या होगा। तो एक तो हम लोग मतलब संसाधन के अभाव में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए, तो मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों न इन बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर मित्रों से बात किए कि ऐसे ऐसी घटनाएं हुई है, इन बच्चों को पढ़ाना है। फिर मित्र ने कहा कि ठीक है, आप जब सोच रहे हैं तो चल के समय दिया जाएगा सामने। तो शुरू में 2-3 बच्चे, फिर जब आपस में बात जब कर लिए कि पढ़ाना तो है, फिर अब गार्जियन पे, अब 1-2 दिन तो आ गए, तब गार्जियन पूछे कि भाई कहाँ जाते हो शाम में? हम कहे कि ऐसे ऐसे मुक्तिधाम शमशान घाट है, उसमें पढ़ाने जाना है। तो बड़ा अंदर से वो लोग ये हुए कि शमशान में रोज जाओगे, अब बिना स्नान घर में हम घुसने नहीं देंगे। फिर उन लोगों को समझाया कि जाना तो वही है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के पार्थिव शरीर लेकर जाते हैं, और शमशान को पवित्र जगह माना जाता है। तो फिर इन बच्चों के गार्जियन को थोड़ा मनाना चैलेंजिंग था, लेकिन वो भी मान गए, क्योंकि लोग उन्हें कहने लगे कि आपके बेटा कुछ अच्छे कर रहे हैं, तो फिर गार्जियन मान गए। इन्होंने आए तो हम यहाँ बैठे हुए थे धुनी पर, तो बातचीत हुआ तो कहे कि ये भाई ये बच्चा सब कैसा है? मेरे सब बड़ी का बच्चा है, सब अपना यही मसान में रहता है, फल फूल चुन के खाता है अपना। तो इसको पढ़ाई लिखाई से गार्जियन कमजोर है, चल जाता है कबाड़ चूल्हे, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? तो ये कहे कि जब हम पढ़ाएंगे आप बच्चा दीजिएगा, हम ठीक है सब गार्जियन से बात करा देते हैं, बच्चा को पढ़वाइए। उस दिन से पढ़ाना शुरू किया। जब हम लोग वहाँ पढ़ाने गए
तो 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 46, 47 इस तरह से बढ़ते बढ़ते 148 बच्चों का वहाँ नामांकन हो गया। शुरुआती के दिनों में सर 2, 4, 5 ऐसे डोर टू डोर जाकर सारे बच्चे को बुलाकर फिर बैठाना हुआ। तो डोर टू डोर जाकर, और यहाँ से 3-4 कैटेगरी के बच्चे सब आते हैं। वैसे बच्चे हैं इसमें जो लास्ट पर से फल वगैरह और पैसा वगैरह लूटने का काम करते थे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माता जी जो हैं वो चौका बर्तन का काम करती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके पिताजी ठेला वगैरह चलाते हैं। तो यहाँ बहुत ही निम्न तबके के बच्चे सब हैं और सभी को हम लोग पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। चार श्रेणी में बच्चे हैं। पहले वह बच्चे थे जो पार्थिव शरीर जो आते थे उस पर से फल पैसे उठाते थे। दूसरे वह बच्चे जिनकी माता घर घर चौका बर्तन करते थे। तीसरे वह बच्चे थे जो कूड़ा कचरा चुनने का काम करते थे। और चौथा वह बच्चे थे जिनको जानकारी और संसाधन के अभाव में वो उन बच्चों को पढ़ाई नहीं कर पाते। वैसे बच्चों को मतलब फिर हम बड़ा अंदर से, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जब हम उनको प्रत्येक दिन हैंड राइटिंग लिखवाते हैं ताकि राइटिंग उनकी सुंदर हो। एक तो बैठने की उनको आदत नहीं, बैठाना सबसे कलिष्ठ काम था। धीरे धीरे बैठाया गया, संस्कारित किया गया। शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी थे। आज उन बच्चों में इतनी संस्कार हो गई है कि वो अपने गार्जियन आकर कहते हैं कि सर आप लोग क्या इनको बता दिए कि कभी हम लोग को यह गाली देता था, ऐसे बोलता था। आज सुबह सुबह सूट उठ के हमको प्रणाम करता है, फिर पाठशाला से लौटने के बाद प्रणाम करता है। तो ये परिवर्तन हुए। और बच्चे जो कचरा चुनते थे आज उनके मन में यह बातें आने लगी कि वो भी मतलब जज बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। क्योंकि यह बातें उनको थी नहीं। हाँ, समाज में देखते थे कि ऐसे डॉक्टर वगैरह हैं, तो हम तो उनको बताए कि भाई आप डॉक्टर बन सकते हैं। A B C D E F। जब से कोचिंग खुला तब से हम लोग जाने हुए, तो हम लोग यहाँ भेजा दिए पढ़ने के लिए। खुश हैं? जी। क्या बनाना चाहते हैं बच्चों को? बच्चा को भविष्य बनाने के लिए चाहते हैं। पहले भी इधर उधर बवाता था, इधर उधर कर रहा था, नहीं पढ़ रहा था। अब आ रहा है तो पढ़ रहा है। यहाँ बढ़िया से संस्कार मिल रहा है। हाँ ठीक है, खुश है। यहाँ कुछ मिल भी जाता है, कभी बच्चा खुश हो जाता है, बिस्कुट मिल जाता है, कॉपी किताब भी मिल जाता है, बैग भी मिलता है। न्यायिक सेवा की तैयारी करते थे जुडिशरी की। अब उन बच्चों के लिए नहीं सोचते हैं। अब वही बच्चे जब कहते हैं कि हम जज बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो उन्हीं बच्चा का उसमें देखते हैं कि वही जज हमारे सपने को तपोभूमि हरे ग्राम है, हरे वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारे देश में महिला सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर खूब बात होती है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ जैसे बड़े अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन महिलाओं की सेहत जुड़ी बुनियादी जरूरतों पर आज भी खुलकर बात नहीं होती। ऐसे माहौल में लखनऊ के डॉक्टर अमित सक्सेना ने बड़ी पहल की है। वो गरीब पिछड़े इलाके की महिलाओं की सेहत की फिक्र करते हैं, उन्हें सैनिटरी नैपकिन बांटते हैं। डॉक्टर अमित देश का पहला ऐसा सैनिटरी नैपकिन लेकर आए हैं जिसके पैक पर पुरुष की तस्वीर छपी है। ये तस्वीर उनकी अपनी है। पैक पर तस्वीर के साथ उनका नंबर भी रहता है ताकि महिलाएं अपनी मुश्किलों के बारे में खुलकर बात कर सकें। अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास पैडमैन है। साल 2018 में आई फिल्म बैटमैन कोयम्बटूर के अरुणाचलम मुरुगनाथम की कहानी से प्रेरित थी। अरुणाचलम ने ही महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए दुनिया की सबसे सस्ती मशीन बनाई है। महिलाओं की सेहत पर फोकस करने वाली इस फिल्म में अक्षय कुमार पैडमैन की भूमिका में नजर आए। लेकिन लखनऊ के डॉक्टर अमित सक्सेना
7 साल से असल जिंदगी में पैडमैन की भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर अमित ने 2015 में महिलाओं की इस मुश्किल को समझा और अपने तरीके से जरूरतमंद महिलाओं के बीच जाकर काम करने लगे। ये डॉक्टर अमित सक्सेना का रोज का नियम है। घर से निकलते हैं तो पत्नी अर्चना उनको सैनिटरी पैड देती है। ये पैड वो गांव या शहरी बस्तियों में जाकर महिलाओं को बांटते हैं। लेकिन अमित की पत्नी बताती है कि ये काम शुरू करने के लिए जब अमित ने अपनी इच्छा जताई तो वो खुद काफी संकोच में थी। हमारी शादी के 5 साल बाद इन्होंने मुझे ये बताया कि मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। तो जब इन्होंने मुझे बताया तो सबसे पहले तो मैं बहुत डर गई कि इस क्षेत्र में महिलाएं ही अक्सर हम लोग जो है खुल करके बात नहीं कर पाते हैं, और ये पुरुष होकर के महिलाओं से जाकर के बात करेंगे, कैसे बात होगी, क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले इनसे कहा खुद भी पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे। लेकिन ये रोज मुझसे कहने लगे कि नहीं अर्चना करना चाहिए, महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये होता है, और ना बहुत दिक्कतें होती हैं, कितने दर्द भरे उन लोग के दिन होते हैं। अर्चना तुम मेरा साथ दो, तुम साथ दोगी तो हम ये काम कर जाएंगे। लेकिन अमित ने ठान लिया कि वो इस काम से पीछे नहीं हटेंगे। अमित ने सबसे पहले अपने घर में काम करने वाली महिलाओं के साथ जाकर उसकी बस्ती में सैनिटरी पैड बांटना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उनका दूसरी महिलाओं से संपर्क बढ़ा तो पैड बांटने का दायरा और बढ़ गया। अमित ने अपने अभियान को हिम्मत नाम दिया ताकि महिलाओं और लड़कियों को इस विषय पर अपनी बात कहने की हिम्मत दे सके। अमित धीरे धीरे लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में गए, फिर दूसरे जिलों में भी महिलाओं की सेहत से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए जाने लगे। मई 2015 की पापा एडमिट थे, पापा का ऑपरेशन होना था और हम लगातार उन्हीं के साथ रहते थे। तो समय खाली था तो बस अपना नेट पे सर्च करना, कुछ ना कुछ ढूंढते रहना। तो उन्हीं दिनों में एकदम से हमको दिखाई दिया, ये बात है 16 या 17 मई के आसपास की, कि मिनिस्ट्रियल हाइजीन डे 28 मई को मनाया जाना है। तो उसको बारे में पढ़ा तो पता चला कि वो 2014 से ही शुरुआत हुई है जर्मनी में, और इस बार वो दूसरी बार मनाया जाएगा। और बहुत ही कम संस्थाएं हैं इंडिया में और नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल की जो इस पर काम कर रही हैं। तब कुछ ना कुछ दिमाग में आया कि हाँ इस पर काम किया जाना चाहिए। और उसी दौर में एक कविता, दामिनी यादव जी की कविता माहवारी, उसी थीम पर समझ में आई और पढ़ी। वो कविता इतनी अपीलिंग थी कि लगा कि नहीं अब हमको इसी टॉपिक पे काम करना है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कि लड़कियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए और उनके इस दर्द को समझना चाहिए। आप किसी के अंदर जब चेंज लाना चाहते हैं तो उसके साथ उसको कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। उसको लगता है कि हम पैड यूज़ कर नहीं रहे हैं तो हम क्यों करें, वो कपड़ा अपना यूज़ करती आ रही हैं। तो पहले आपको जो होता है ना, जैसे किसी भी बच्चे को बचपन में जब आप उसकी जो आदत डाल दोगे फिर वो उसका हैबिचुअल हो जाएगा। तो वो 1 महीना जो हम लोग, 1 साल जो हम लोग होते हैं उनको हैबिचुअल बना देते हैं कि तुमको पैड की पता चल जाएगा कि पैड की इंपॉर्टेंस और कपड़े में क्या अंतर है 1 साल करते हुए यूज़। उसके बाद उनको फिर हम लोग मोटिवेट करते हैं कि देखिए आपने 1 साल यूज़ कर लिया, अब आपको क्या चीज़ बेहतर लगी। उनको समझ आ जाता है नहीं सर बढ़ जाता, पैड से ही हमको सही लगा और हम कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम लोग उनको इस चीज़ को समझाते हैं कि देखिए लगातार हम लोग कब तक आपको देते रहेंगे। आप लोग छोटा छोटा यदि 1 रुपया भी दिन का निकालोगे तो 30 रुपये आप महीने में निकाल लोगे। तो आप कहीं से भी इस चीज़ को रुपया निकालो, और ऐसा नहीं है कि उनके पास रुपया नहीं है। आएगा आपको कोई और बताने नहीं आएगा कि तुम दवाई खाओ, केवल हम आपको बताएंगे आपको महिलाएं हैं जो उनको जानकारी नहीं होती हैं और घर पर किसी को बता नहीं पाती हैं, वो आपस में गंदा कपड़ा यूज करती हैं, इससे इन्फेक्शन या बीमारियां कुछ भी फैलती रहती हैं। जब ज़्यादा बीमारी फैलती रहती है तो मतलब डॉक्टर को दिखाते हैं तो उसी हिसाब से। और महिलाओं को बताएंगे गंदा कपड़ा यूज ना करें, पैड है जो उसी को यूज करें। और गंदे कपड़े से मतलब काफ़ी इन्फेक्शन अगर यूज भी करें कभी नहीं है, जैसे कोई पैड इमरजेंसी पड़ गई तो उसमें मतलब कपड़ा धुला होना, साफ होना जरूरी चाहिए। अरे हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि मतलब ये यूज़ करने से मतलब बहुत हम कोई बीमारी नहीं होगी, हमें ये यूज़ करना चाहिए। तो मतलब जागरूक कर रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब ज़्यादा लोग को पता भी नहीं है क्योंकि लोग आजकल गांव में वैसे भी अभी तक कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग तो पैड यूज़ भी नहीं करते। इसलिए हमें समझा रहे हैं तो सब लोग मतलब जब इन्हें पता चलेगा इस समय क्या क्या लाभ होते हैं, कोई हानियाँ नहीं होंगी तो लोग यूज़ करेंगे तो अच्छी बात होगी। अमित ने अपने हिम्मत अभियान में कई नई बातों को जोड़ा है। लोगों की मदद से हाल ही में वो अपना सैनिटरी नैपकिन लेकर आए जिस पर उनकी खुद की तस्वीर लगी। अमित कहते हैं कि ये दुनिया की पहली सैनिटरी नैपकिन है जिस पर किसी महिला की नहीं पुरुष की तस्वीर बनी है और उनका नंबर भी लिखा है जिससे पीरियड्स को लेकर टैबू को तोड़ा जा सके।
हिम्मत अभियान की तो बिल्कुल एक कहते हैं ना दिल से जुड़ा हुआ अभियान हमारा था वो। तो इसमें हम लोग बहुत नए नए एक्सपीरियंस करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। अब जैसे हम लोगों ने कई कंपनीज के साथ टाई-अप्स किए और कंपनीज के साथ टाई-अप का उनका जो उद्देश्य था वो कमर्शियल था। शायद हम लोग उतने समझदार नहीं थे। उनका ये होता था कि अरे डॉक्टर साहब आप लोग तो गाँव में जाके काम करते ही हो, आप अभी क्या देते हो? हम लोग तो बस जाके बोल देते हैं, देते तो कुछ नहीं है। बोले आप ऐसा किया करो, हमारे पैट्स बांट दिया करो तो लड़कियों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। हम लोगों ने अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात रहेगी, हम लोगों ने किया। लेकिन बाद में चीज़ें ये आ गई कि वो कमर्शियल व्यू में उनके रेट्स बढ़ने लगे चीज़ों के। जैसी वो चीज़ पॉपुलर हुई, कंपनी वालों ने उसके रेट्स बढ़ा दिए। अब भाई हमारा प्रेशर तो उन पे है नहीं, आप रेट्स कम करो। तो वहीं से एक धक्का लगा और धक्के का नतीजा ये हुआ कि नहीं, हम लोग अपने खुद के पैट्स लेकर आए तो वो रेट्स हमारे कंट्रोल में रहेंगे, हम जो चाहेंगे वो रेट्स रखेंगे। तो हम लोग ने अपने फिर उन पैट्स को भी हिम्मत पैट्स का ही नाम दिया कि यार हिम्मत अभियान चल रहा था। तो उसमें हम लोगों ने कहा कि यार जब अभियान इतना पॉपुलर हो चुका है, हम लोग इस मामले में ही पॉपुलर है कि हम लोग इन टैबूज को तोड़ रहे हैं। तो अभी तक यदि आप थोड़ा सा पहले देखें, 2-3 साल पहले तक पैड पर फोटो होती ही नहीं थी, किसी महिला की भी नहीं होती थी। फिर आनी शुरू हुई तो पीवी संधू की आई, साइना नेहवाल की आई, इस प्रकार से कुछ स्पोर्ट्स गर्ल्स की उसमें आनी शुरू हुई। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं यार, जब माहवारी का खून उससे जन्म लड़का भी लेता है, लड़की भी लेती है, तो फोटो लड़की की क्यों हो सकती है? भाई जन्म तो लड़का भी ले रहा है इस खून से। तो हमने कहा नहीं, हम इस टैबू को तोड़ेंगे और वो सैनिटरी पैड पे हमने अपनी फोटो डाली इसी टैबू को तोड़ने के लिए कि भाई वो पैड यूज करने के बाद उस खून से कुछ नहीं मालूम है क्या जन्म होने वाला है, तो लड़के की फोटो होनी चाहिए। और वो दुनिया का पहला ऐसा सैनिटरी पैड है विद द फोटो ऑफ ए मेल ऑन इट। उस पर हमारी फोटो लगी हुई है और उसमें नीचे लखनऊ के पैडमैन करके हमारे नाम के साथ उसको हम लोगों ने किया है। डॉक्टर अमित का हिम्मत अभियान 50,000 लड़कियों तक पहुंच चुका है। इस अभियान के तहत अमित गांव की ही किसी लड़की को सखी बनाते हैं जो उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करती है। आज यूपी के कई गांवों में अमित की हिम्मत दस्तक दे चुकी है, जिससे ग्रामीण महिलाएं अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हो रही हैं। कुछ बातों को कहने के लिए हिम्मत चाहिए और अगर ये हिम्मत देने वाला कोई मिल जाए तो मुश्किल वाकई आसान हो जाती है। लखनऊ के पैडमैन अमित सक्सेना ने यही हिम्मत महिलाओं को दी है। हिम्मत सैनिटरी पैड पर अपनी तस्वीर लगाकर जहां उन्होंने कई भ्रांतियों को तोड़ने की कोशिश की है, वहीं पीरियड्स एडॉप्शन के जरिए सुविधा संपन्न लोगों को भी एक नई राह दिखाई है। सपनों का टूटना बुरा होता है, तकलीफ देता है। कभी कभी तो लोग खुद भी टूट जाते हैं, पर जो लोग मजबूत इरादे के होते हैं वो सपनों के टूटने से बिखरते नहीं हैं, बल्कि पूरी मजबूती से वो दोबारा उठ खड़े होने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही कहानी है हरियाणा के हिसार में रहने वाले आलोक छाबड़ा की। ये आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे पर कामयाब नहीं। पर ये टूटे नहीं, बल्कि दोबारा खड़े हुए, खुद को संभाला और नए सिरे से देश सेवा में जुट गए। हिसार के महावीर स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे इन युवाओं का सपना फौज में जाकर देश की सेवा करना है। किसी को आर्मी में जाने की ख्वाहिश है तो कोई एयरफोर्स में अपने करियर की उड़ान भरना चाहता है। इन लड़के लड़कियों के सपनों को पूरा करने का बीड़ा आलोक छाबड़ा ने उठाया है। 29 साल के आलोक छाबड़ा इन युवाओं के सपनों को अपना सपना समझते हैं। इसकी वजह है वो अच्छी तरह जानते हैं कि सपने टूटने पर कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। मैं पर्सनली आई वांटेड टू बिकम एन ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस और मैं अपना तैयारी कर रहा था। तो कंटिन्यूसली मैंने 7 से 8 अटेम्प्ट दिए बट मेरा हुआ नहीं। तो लास्ट अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हुआ और दैट टू ऑन द डे ऑफ दीपावली के दिन मेरा रिकमेंडेशन हुआ। बट फर्दर फिर मेडिकल्स में मुझे आउट कर दिया गया। तो आई वॉज रियली अपसेट विद दिस। तो बस तो फिर उसके बाद में मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या करना है। तो मेरे दिमाग में यही था, ही सजेस्टेड कि यूपीएससी कर लेता हूँ, कर ले। तो उसके लिए मेरा दिमाग मेंटली बिल्कुल रेडी था नहीं। तो उसके बाद में देन आई मेट वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे कि यू ट्रेन माय स्टूडेंट्स, इस तरह से करके। देन मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू किया। तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे ऑफिसर बने।
आफ्टर ट्रेनिंग देम एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। तो मेरे को बस समझ में आ गया कि दिस इज माई डायरेक्शन और यही मेरे को रास्ता अब पकड़ना है। देन आई मेड माई ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टेड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर द डिफेंस फोर्सेस टू बिकम ऑफिसर। आलोक छाबड़ा अगर मेडिकल में फेल न हुए होते तो आज आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आलोक ने हार नहीं मानी, उन्होंने देश सेवा करने का दूसरा तरीका निकाल लिया। आलोक ने दूसरे बच्चों के सपनों को अपना बना लिया, अपनी कोचिंग एकेडमी खोली और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सेना में जाने की मुफ्त कोचिंग देने लगे। आलोक की मेहनत रंग लाई। 6 साल में उनकी ट्रेनिंग से निकले 150 से ज्यादा युवा आज सेना में अफसर हैं। और 2016 से स्टार्ट किया था। बेसिकली मेरे दिमाग में यही था कि जो विमेन कैटेगरी है हमारे सोसाइटी का, वो काफी डिप्राइव्ड और काफी ज्यादा अंडर प्रिविलेज भी रखा जाता है उनको। तो आई स्टार्टेड विद द विमेन ऑफ आवर सोसाइटी और उनमें से 10 महिलाओं को मैंने चुना था, वो भी दैट टू फ्रॉम एनसीसी यूनिट। और उसके अंदर से करीब 4 लड़कियों का एज ए सिलेक्शन हुआ एज एन ऑफिसर डिफेंस फोर्सेज में। देन आई प्रोसीडेड हेड और दूसरे जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन, उनको मैंने चूज किया और उनको इंटरव्यूज करके, उनका मेडिकल्स करा के, उनका साइकोलॉजी टेस्ट करके, उनका बैकग्राउंड का पूरा अच्छे से जांच पड़ताल करके उनको ट्रेन करना शुरू किया। देन मुझे हो गए सर करीब 6 साल हो गए मुझे ट्रेन करते करते, और बहुत सारे बच्चे जो हैं डिफेंस फोर्सेज में एज एन ऑफिसर जा चुके हैं। इवन यूपीएससी के थ्रू भी मेरे अभी काफी बच्चे जा रहे हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट ही बिकेम IRS, one other student he became assistant public prosecutor in CBI, and many other went into Air Force as a flying officer, lieutenant। और 150 से ज्यादा बच्चे जो हैं एज एन ऑफिसर जा चुके हैं और 500 से ज्यादा जो है एज ए जवान जा चुके हैं एयर फोर्स में, नेवी में। और तो जो ऑफिसर के अंदर गए हैं उन कैटेगरीज में से हमारे यहाँ पे एनसीसी यूनिट है, उसके अंदर बहुत समय से बहुत सारे बच्चे जो हैं ट्राई करते थे, बट दे कुड गो ओनली अप टू सोल्जर रैंक। When I started training into their ATC, CATC, then वहाँ से मेरे एक स्टूडेंट इस्लाम, he became officer in the Indian Air Force, and some other students, रौनक भारद्वाज, he became lieutenant। Then बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट होना शुरू हो गए, तो करीब 150 से ज्यादा बच्चे मैं अधिकारी बना चुका हूँ, क्लास 1 ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस एंड इन द यूपीएससी। आलोक हर साल अपने बैच में पहले उन बच्चों को तरजीह देते हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। आलोक बच्चों की फिटनेस पर ज्यादा जोर देते हैं। बच्चों पर कड़ी मेहनत करने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। मैंने सर के अंडर एसएसबी का ट्रेनिंग लिया, उसमें भी काफी अच्छा, फिर कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से मैं उसके अंदर आउट हो गया था। फिर अभी जो अग्निवीर का अभी जो भी एग्जाम हुआ है उसके अंदर आई एम सिलेक्टेड इन दैट। अभी ज्वाइनिंग हो जाएगा मेरा दिसंबर तक। सर का सबसे खास बात यह लगता है मेरे को कि दे सेज दैट कि हम साथ काम करेंगे। मैं यहाँ पे इसी साल आई हूँ, इसी साल मैंने एडमिशन लिया इस अकेडमी पे। बहुत मोटिवेशन किया सर ने मेरे को। मतलब पहले मैंने बहुत अकेडमीज देखी, मैंने ट्रायल भी लिया वहाँ पे, लेकिन किसी अकेडमी में बात नहीं बनी, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो गया था। लेकिन जब मैंने इस अकेडमी में ज्वाइन की तो मतलब दोबारा से अप हो गया मेरा कॉन्फिडेंस, और सर बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। हर युवा का सपना होता है देश की सेवा करना और फौज में भर्ती होना, और उसके लिए युवा है जी तोड़ मेहनत भी करता है। लेकिन कुछ युवाओं की जो मेहनत है वो रंग नहीं लाती है, लेकिन अपने सपनों को दूसरों में जीने का उदाहरण है 29 साल के आलोक छाबड़ा, जो अब युवाओं को आर्मी में भर्ती कराने के लिए फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। उनके जज्बे को हमारा सलाम। कुछ बातें सुनने में ही चौंकाने वाली लगती हैं। सोचिए, एक स्कूल ऐसा हो जहां छोटे बच्चों के साथ उनकी मां और दादी भी पढ़ाई करती हो। है ना चौंकाने वाली बात? लेकिन ये सच है। यूपी के आगरा में एक ऐसा ही अनोखा स्कूल चल रहा है। इस स्कूल में बच्चों के साथ 65 साल तक की उम्र की महिलाएं पढ़ाई करने जाती हैं।
स्कूल छोड़ने के लिए माताएं या फिर उनकी दादियां उंगलियां पकड़कर उन्हें स्कूल तक छोड़ने के लिए जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसा स्कूल भी है जहां पर बच्चों की उंगलियां पकड़कर माताएं और दादियां स्कूल छोड़ने तो उन्हें जा ही रही हैं, लेकिन उन्हीं हाथों के जरिए, जिन हाथों से वे बच्चों की उंगलियां पकड़कर उन्हें स्कूल छोड़ रही हैं, वे उन्हीं हाथों से अपने हाथ में कलम और पेंसिल पकड़कर खुद भी शिक्षा ले रही हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के इसी स्कूल में और बताते हैं कि किस तरह से एक ही स्कूल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियां मिलकर शिक्षा के इस मंदिर में शिक्षा ले रही हैं। हमने 10 साल पहले इस मुहिम को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने यहाँ के जो बच्चे थे उनको फोकस किया और धीरे धीरे ये कारवा 15 बच्चों से बढ़ते बढ़ते 700 बच्चों तक पहुंचा। हम उनको बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बुक्स, बैग, यूनिफॉर्म, वन टाइम मील सब प्रोवाइड करते हैं और मान्यता प्राप्त सिस्टम से उनको पढ़ा रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो मेन फोकस है बच्चों का वो मदर है। अगर मदर पढ़ी लिखी होगी तो और ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फैमिली होगी। तो यहाँ पे 5 गांव हमारे लगते हैं, इसमें सिकंदरपुर, बहादुरपुर, लालगढ़ी और नगला तलफी और प्लस ये आसपास की बस्तियाँ हैं जिसमें ये लेडीज सब हैं। तो हमने उनको जाके उनसे बात करी कि क्यों ना इस शिक्षा से जुड़िए, हमारे पास आइए। तो हमने ऐसे करते करते उनको यहाँ पर अपने स्कूल में लेके आना चालू किया। अभी तक 3 बैच को हम लोग फ्री कर चुके हैं। हमारा सिस्टम क्या होता है, वी आर नॉट इनटू, हम पूरे टाइम उनको नहीं पढ़ाते। हम विशेष तौर पे 25 बच्चों का लेडीज का बैच देते हैं। उनको हम लोग अक्षर ज्ञान है, उनको अंग ज्ञान है, हस्ताक्षर करना, उनको घड़ी के पूरे टाइम की नॉलेज होना और जितनी भी विशेष नॉलेज प्लस सामान्य ज्ञान कि देश का प्रधानमंत्री क्या है, ये सब भी उनको आना चाहिए। तो ये सब एक सिस्टम, एक करिकुलम बना हुआ है हमारा। जैसी 25 लेडीज सेटल्ड हो जाती है हम उनको फ्री कर देते हैं, फिर अगला बैच 25 का पिक करते हैं। इस तरीके से अब जो अभी तक करीब 150 से 200 लेडीज को हमने अभी तक पढ़ा चुके हैं। हमने जब ये चालू किया तो पहले तो हमारे पास ओल्ड लेडीज आने लगी। हमें बहुत खुशी हुई कि ओल्ड लेडीज आ रही हैं। आज की तारीख में हमारे पास जो क्राउड आ रहा है 35 साल से लेके 55 और 1-2 लेडीज तो 65 साल की भी जो उन्होंने पास आउट होके जा चुकी है, मतलब हमारे यहाँ से पढ़ के जा चुकी हैं। तो जो मेन कैडर रहता है वो 30-32 साल समझ लीजिए और उससे 65 साल तक की लेडीज रेगुलर रहती हैं यहाँ पर जो कैडर है। कई ऐसी मदर हैं, कई ऐसी दादी माँ हैं जो कि अपने बच्चों के संग आती हैं। पहले तो उनको शर्म आई, हिचकिचाहट हुई कि अपने बच्चे के संग कैसे पढ़ाई है, क्योंकि कई लोग तो ऐसे भी थे जो मजाक उड़ाते थे कि देखो अब जाके सीख रही हैं। लेकिन जब उनको यहाँ पर उनको एप्रिसिएशन मिला और बड़ी तारीफ मिली, बल्कि ऐसे लोग जो उनको मजाक उड़ाने थे वो कम होके तारीफ वाले लोग ज़्यादा बढ़े। मेरा नाम फूलवती है, मैं दयालबाग बसेरा में रहती हूँ और मैं एक पहल पाठशाला में पढ़ती हूँ और अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरे बच्चे भी यहाँ पर दोनों पढ़ते हैं और मैं सिलाई भी सीखती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, दोनों काम करती हूँ और घर का भी काम करती हूँ अपना। मेरे को सिलाई सीखते हुए हो गए 4 महीने और 3-4 महीने हुए पढ़ते हुए हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ती हूँ। क्यों, पढ़ाई की कोई मैम उम्र नहीं होती है और सब लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेरी कोई परेशानी भी। हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, मेरे सास ससुर को भी अच्छा लगता है, मुझे क्या दिक्कत है। मुझे 3-4 महीने हो गए। हिंदी, अंग्रेजी और तीनों विषय में पढ़ाती हूँ ममता मैडम। क्या क्या पढ़ लिया है अब तक? हिंदी अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ा है? अपना नाम अंग्रेजी हिंदी में लिख लेती हूँ और मात्रा वाले शब्द भी थोड़े बहुत पढ़ लेती हूँ। सबसे बड़ी बात तो इनको आना ही, कई लोगों को इस मिशन से जोड़ने में बड़ा मुश्किल काम था। इनमें इंटरेस्ट तो था लेकिन कईयों के काम थे, क्योंकि रोजमर्रा के काम से निकल के आना। कई मेड्स हैं,
उनको वो कैसे निकल के आएंगी, कई लोग मजदूरी करते हैं, वो कई कैसे निकल के आएंगे। तो हमने एक टाइम सेट किया और लगा कि बहुत सुबह और बहुत रात को इनको सुरक्षा की दृष्टि से या काम की दृष्टि से मुश्किल है। तो हमने दोपहर का काम सिलेक्ट किया जिसमें कोई लेडीज काम निपटा के और कुछ लेडीज काम के बीच में से इसको व्यवस्थित करें। तो हमने इसके लिए काउंसलिंग सेशन भी रखे। हमारी जो यहाँ की टीचर्स हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वो इनके घर जा जाके इनके पति को समझाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है इनके पति या बेटा या इनके बच्चों को भी इस पार्ट में इंट्रोड्यूस करना। तो कई लोग तो पहले छुप के आते थे, फिर जब उनको लगा कि उनकी मम्मी या उनके लोग सीख रहे हैं, उनकी माताएं, उनकी घर की बहनें सीख रही हैं, फिर उन्होंने भी इसको पार्टिसिपेट किया। फिर एक और प्रॉब्लम थी कि क्यों आए, क्योंकि सब लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, उनको लगता था कि यहाँ आने का मतलब है उनका नुकसान हो जाना। तो हमने एक सिस्टम चालू किया कि जब भी वो लेडीज आएंगी तो उनको कोई ना कोई रोजमर्रा की चीजें जो उनके घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनको दी जाएगी। तो हमने इसको चीनी से, आटे से, दाल चावल से जोड़ दिया। तो जब भी लेडीज आई, कभी सैनिटरी पैड से भी जोड़ दिया, महीने में 2 बार सैनिटरी पैड्स भी देते हैं इनको हम लोग। तो हमने उस चीज से जोड़ दिया और रेगुलर उनको वो चीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं इनको। अब तक जो महिलाएं घरों में घूंघट में रहा करती थी, हर छोटी से छोटी चीज के लिए परिवार के पुरुषों पर निर्भर रहा करती थी, आज वही महिलाएं अपने घरों की दहलीजों को पार करके, आंगन की दहलीजों को पार करके आगे बढ़ रही हैं। सिर्फ शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर रही, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनके सफर में इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियां जरूर आई, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव में ये हैं, जिस समाज में ये रह रही हैं, इसमें सफर आसान नहीं था। लेकिन फिर भी ये लड़ी और डटी रही। आइए आपको बताते हैं इनकी आगे की कहानी। देखिए, हमारा जो हमारा बच्चों वाला सिस्टम है, जिसमें हम लोग 11 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो 12th में हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, हमने उनको कोई ना कोई कोर्सेज से जोड़ रखा है, उनको स्किल मैनेजमेंट से जोड़ रखा है। हमारे मोबाइल रिपेयरिंग से लेके AC रिपेयरिंग भी है, ड्राइवरिंग का कोर्स भी सिखाते हैं, मेहंदी का कोर्स भी सिखाते हैं। तो वो सारी लेडीज जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, वो अब इसमें अपना एक जीविका देख रही हैं। प्लस जो ओल्ड लेडीज है उनके लिए हमने एक नया को चालू किया कि उनको हम नया तरीके का खाना सिखाते हैं। जैसे अक्सर देखा होगा कि लोग ट्रेडिशनल खाना सिखाते हैं। अब किसी घर में लेडीज लगी, वहाँ पर उसको चाउमीन है, चाइनीज है या कोई और नए तरीके का खाना सिखाना है, तो हम खाना सिखा रहे हैं। इनको रजाई बनाना सिखा रहे हैं, तो लेडीज सीख भी रही हैं, प्लस इनको किसी न किसी स्किल से जोड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने कैंडल मेकिंग है, और प्लस हमारा क्या कहते हैं बैग मेकिंग का काम है, और प्लस मेहंदी के कोर्सेज हैं। तो उस तरीके से हम लोगों को, और प्लस ये लड़कियां फुल ब्राइडल मेकअप भी जानती हैं। तो अभी जैसे सीजन आने वाला होगा तो ये आराम से एक दिन के 1000 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये आराम से लेके आती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पेरेंट्स पहले रोकते थे, अब हम इनको ऑटो करा के भेजते हैं। सेफ्टी सुरक्षा से सारी लड़कियां खूब काम कर रही हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा विद्यालय है, एक ऐसी पाठशाला है जहाँ पर उम्र की कोई तय सीमा नहीं है, कोई बेड़ियां नहीं है। यहाँ पर महिलाएं शिक्षा तो ले ही रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनने के गुर भी सीख रही हैं। एक पहल पाठशाला हमें यही सिखाती है कि किसी भी चीज की सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। चाहिए तो आपको सिर्फ एक ही चीज, और वो है आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति। इसके जरिए आप दुनिया भी जीत सकते हैं। रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने की घटनाओं में बहुत नुकसान होता है, लोगों की जान तक चली जाती है। इन घटनाओं की शिकार ज्यादातर महिलाएं होती हैं। अगर आग बुझाने की सही जानकारी हो तो इन घटनाओं को रोका जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने एक मुहिम चलाई है, जिसे नाम दिया है मैं भी फायर फाइटर। दिल्ली फायर सर्विस ने इसके लिए मेहर चैरिटेबल सोसाइटी से हाथ मिलाया है। एक आम सामान्य घर में मेरे आपके किसी के भी किस तरह की खतरे होते हैं, हमने स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, उसमें भी स्पार्क होता है। तो जब भी ये लीक आउट होगा तो मैं ऊपर से और साइड से इसको पूरी तरह कवर कर दूंगा।
बात जब महिलाओं की आती है तब ज्यादातर घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर सिलेंडर फट जाता है और ऐसे में महिलाओं की जान तक चली जाती है। और इसीलिए यहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है जहां पर महिलाओं को फायर फाइटर कैसे बना जाए इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। और वो कहते हैं ना कि यदि एक महिला को शिक्षित किया जाए, एक महिला को यदि ट्रेनिंग दी जाए तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार ट्रेनिंग लेता है, पूरा परिवार शिक्षा लेता है। तो आइए आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बनाया जा रहा है फायर फाइटर्स और उन्हें दी जा रही है ट्रेनिंग। गरम नहीं होना चाहिए, सिलेंडर को गरम नहीं होने देना। अभी आपने पानी मारना शुरू कर दिया, पानी जैसे सिलेंडर पर पड़ेगा तो उड़ जाएगा। आप इतना पानी मारिए कि उड़ना बंद हो जाए। अभी आप बिल्कुल नीचे लेटिए, बिल्कुल नीचे लेटिए, ये नीचे से कभी गर्म नहीं होगा, ठीक है? आप आराम से नीचे लेटिए। देखिए मैं बिल्कुल फ्रेम के नीचे हूँ लेकिन इसको सरका पा रहा हूँ, ये वाला पार्ट गर्म नहीं होगा। कपड़ा लीजिए, इसको आराम से बाल्टी में डुबो लीजिए। इस कपड़े को अपनी तरफ रखिए, इस तरह, ठीक है? अपनी तरफ रखिए, अपने को सेफ रखिए। अभी फ्लेम इधर आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अभी मुझे इसको बुझाना है तो मैं ऊपर से और साइड से इसको पूरी तरह कवर कर दूंगा। मैं अशोका बिंदुसार कैंप में रहती हूँ और मैं यहाँ आंगनबाड़ी में काम भी करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रोज यहाँ के हालातों को देखती हूँ और बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि यहाँ घर बहुत पास पास में है। और किसी भी घर में आग लगती है तो कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत जल्दी दूसरे घर में पहुँच सकती है। अगर नॉर्मली आग सिलेंडर ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, किसी घर में थोड़ी सी भी लीक होती है ना तो हमारे घर में बहुत जल्दी पहुँचती है। अगर ऐसे में हमें आग बुझाना, अगर प्रॉब्लम होती है आग लगने की तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें आना बहुत ज़रूरी था कि हम आग लग रही है तो हम क्या करें। बहुत सारी मदद मिली है, जैसे हमारे जो महिलाएं थी तो मतलब किचन में हम ही लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो महिलाएं हैं तो उनको पता होना चाहिए कि अगर अचानक से जैसे मान लो वो कोई सब्जी छोक रही है तो कई बार तेल की वजह से भी आग चल जाती है, तो हम उससे कैसे अपने आप को बचाएं, या मतलब सिलेंडर है लीक हो रहा है तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो ये सब जानकारियाँ महिलाओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर थी। इसको धीरे धीरे नजदीक कीजिए, बहुत आराम आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये शेल्फ से बाहर निकल गया। लीक अगर बंद नहीं कर पाएंगे तो नहीं करना, फिर जलने देना, ठंडा करते रहना, बड़े आराम से करना है, डरना नहीं है। अब इसको चिपका दीजिए, मार के पूरा चिपका दीजिए। ये जिसमें लगा हुआ है वो लोहे की होती है, तो उसको पकड़ना है और इधर इधर भी आग बुझती है, उधर भी आग। हम ऐसे मिशंस और ऐसी चीज़ों पे काम करते हैं जो महिलाओं से रिलेटेड होती हैं। पीछे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मैंने देखे जो फायर से रिलेटेड थे कि बहुत बड़ी बड़ी आग लगी हैं दिल्ली में, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि जब ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले जो विक्टिम होती है वो एक महिला होती है। तब हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना दिल्ली फायर सर्विसेज के साथ एक मिशन को शुरू किया जाए, और मैं डायरेक्टर साहब से मिली, अतुल जी से, और उन्हें हमारा बहुत अच्छा लगा प्रपोजल। तो हम एक मिशन शुरू किया है हमने कि खास तौर से जो हमारी महिलाएं हैं घर की, उनको फर्स्ट एड रूप में ये एक जागरूक किया जाए कि अगर कोई आग लगती है घर में, जिससे जैसे शॉर्ट सर्किट से या एलपीजी सिलेंडर से, तो उसमें उनको सबसे पहले क्या करना है। बेसिकली एक आम आदमी फायर से हर दिन मुखातिब होता नहीं है, तो इसके बारे में बड़ा ही लीक रिस्पांस रहता है जनरली सोसाइटी का। लेकिन जब कुछ होता है तो उसका स्केल आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस हद तक जा सकता है। थोड़ा सा नॉलेज, छोटा सा प्राइमरी नॉलेज भी ऐसे टाइम्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और एक एनजीओ ने पहल की, हमारा एक एमओयू है हमारे डिपार्टमेंट का उनके साथ, और उससे एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है इस सोसाइटी को जागरूक करने का, ताकि जो घटनाएं हम सुनते हैं डेली उस तरह की घटनाएं ना हो। और वी आर ट्राइंग टू एनहांस आवर नंबर्स। बेसिकली सोसाइटी अगर जागरूक है
तो वो हमारे लिए वर्क कर रही है, हम उनके लिए वर्क कर रहे हैं। तो वी ऑल टुगेदर वी इंश्योर अ सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, पूरा बराबर लेके आओ, बराबर लेके आओ, नीचे नीचे, गुड। ये इंसिडेंट्स ना मोस्टली जो होते हैं वो झुग्गियों में या क्लस्टर्स में ज़्यादा होते हैं, और वो एक घर से शुरू होता है और वो साथ में बहुत सारे घरों को चपेट में ले लेता है। तो हमने ये क्लस्टर एरिया से शुरू किया, और उसमें हमारा ये मिशन था कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, बजाय कि किसी पॉश कॉलोनी में हो, और उनके पास साधन भी कम होते हैं, और इस बात की अवेयरनेस और एजुकेशन भी कम होती है कि उस समय करा क्या जाए। तो इसलिए हमने क्लस्टर से ही शुरू किया था, और सारी महिलाएं बहुत हिम्मत वाली हैं, उन्होंने हमारे साथ पूरा सहयोग भी किया है इस चीज़ में। महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत जागरूक हो रही हैं, और हमें इसमें बहुत समर्थन मिल रहा है, और ये अब मुझे और मोटिवेट कर रहा है कि मैं इसे दिल्ली पे पूरा जगह जगह इसे करूं अब जल्दी से जल्दी। शुरुआत मेरी 10-15 महिलाओं से हुई थी, और अब हमारे हर इवेंट में कम से कम 60-70 महिलाएं आती हैं, और आगे के इवेंट्स मुझे जो आ रहे हैं कॉल्स वगैरह, वो तो 100-150 तक की गैदरिंग में जाएंगे। सो बहुत उत्साहित हूं मैं इस चीज़ को करने के लिए। देखिए, ये जो महिलाएं, जो हमारा मेन उद्देश्य है इन महिलाओं को ट्रेन करने का, वो ये है कि आग ना लगे। देखिए, झुग्गी झोपड़ी है, उसमें छोटे छोटे अगर प्रिकॉशन लेंगे तो आग नहीं लगेगी। पहला तो सबसे पहला मेन उद्देश्य है कि आग ना लगे। अगर बाई चांस आग लग गई तो अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, जिससे कि उसमें रिएक्शन, जो अगर आग में लोग पैनिक हो जाते हैं, भागने लगते हैं, डर जाते हैं औरों को, तो वो एक बैलेंस बिहेव करेगी। आग लगी कि ठीक है, हम बाहर निकले, हमने झुग्गी छोड़ दी, हम बाहर आ गए, हमने अपने बच्चों को भी सेव कर लिया, और फिर इन लास्ट हाउ टू कॉल फायर ब्रिगेड भी एक पार्ट है उसका, कि आग लगी तो फायर ब्रिगेड को कैसे बुलाएंगे। जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है, ऑनलाइन सभी का नंबर अवेलेबल है, उसका नंबर लेके रखिए। आप अपने घर में जो चीज आपने यहाँ सीखा, यही चीज आपको घर में बताना है, बढ़ाना है, लोगों से डिस्कस करना है, इसको धीरे धीरे नजदीक खींचिए। अब इसको चिपका दीजिए, मार्कर पूरा चिपका दीजिए। आज के लिए बस इतना ही।